गुड मॉर्निंग बच्चों, शारदा मैडम की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने 2 वीडियोस डाउनलोड की हैं। पहली में नो करेक्शन, दूसरी वीडियो में थोड़ा सा करेक्शन है। जो स्टार्टिंग में मैंने बोला है सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद, उसको सकल घरेलू उत्पाद को आप उत्पादन लागत और शुद्ध घरेलू उत्पाद को आप मूल्य वृद्धि माने। सकल घरेलू उत्पाद प्लस शुद्ध घरेलू उत्पाद नहीं है, वो रॉन्ग है। और जो सही है वो है उत्पादन लागत प्लस मूल्य वृद्धि ही वस्तु का अंतिम मूल्य है। अब मैं यहीं से शुरुआत करूंगी इस वीडियो की भी कि सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय, ये हैं क्या। सकल घरेलू उत्पाद बच्चों, ये मान के चलना कि सकल घरेलू उत्पाद यानी घर के अंदर जितना भी उत्पाद होता है एक देश में, ये जितने भी ये सकल होते हैं, यानी पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, ग्रॉस का मतलब सकल, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब है उत्पाद, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो होता है देश के अंदर जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह जितना भी उत्पादन होता है वो सारा सकल घरेलू उत्पाद में आता है, ठीक है। अब आता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या होता है? दोनों एक ही चीज है, घरेलू उत्पाद घरेलू उत्पाद। जो देश के अंदर सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर जितना भी उत्पाद है वो सकल घरेलू उत्पाद में आता है, ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पाद, अगर जो घरेलू उत्पाद है उसमें तो एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ, जितना भी उत्पाद हुआ, जितना भी प्रोडक्ट हुआ, उसमें कहीं लॉस हो गया, कहीं हानि हो गई, है ना, तो वो हानि को घटा देंगे। सकल घरेलू उत्पाद से हानि को घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। घरेलू उत्पाद का मतलब कि जो देश की सीमा के अंदर जितना भी इनकम हो रही है, जितनी भी लागत लग रही है, जितना भी उत्पाद हो रहा है, जितनी भी वस्तुएं प्रोडक्ट हो रही हैं, उनसे मिलने वाली जितने भी लाभ है, जो कुछ भी है वो सारा सकल घरेलू उत्पाद में आता है। और शुद्ध क्या हुआ? अगर बाय द वे लॉस हो गया, जैसे अभी हाल फिलहाल कोरोना आने से सारी फैक्ट्रियां बंद है, लॉस होगा पक्का, तो लॉस वो काट करके शुद्ध घरेलू उत्पाद हो जाएगा। कि जैसे सपोज करो ये 3 महीने कोई ज्यादा प्रोडक्ट नहीं हुआ तो कोई विकास नहीं होगा, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी, है ना। तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, विकास दर, आर्थिक विकास दर होती क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले इनमें दोनों में अंतर समझ लो, सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद देश की सीमा के अंदर जितना ही उत्पाद होता है, जितना ही प्रोडक्ट होता है, वो सकल घरेलू उत्पाद के अंदर आता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद बाय द वे कोई लॉस हो गया उसको माइनस करके, किसी कंपनी में लॉस हो गया, आपने सुना होगा कि वो कंपनी गिर गई, वो कंपनी बैकआउट हो गई। रिलायंस कंपनी का भी हुआ था, अंबानी ग्रुप का था, मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी की अलग अलग फैक्ट्रियां थी, है ना। तो अनिल अंबानी की फैक्ट्रियों के रेट गिरे थे तो वो माइनस हुआ था, फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद में वो आ जाता है। सारी फैक्ट्रियां जैसे टाटा बिरला वगैरह जितनी भी हैं कंपनियां, वो सारी इसमें सकल घरेलू उत्पाद देश के अंदर की, ठीक है। शुद्ध घरेलू उत्पाद लॉस होने पे माइनस कर देते हैं। अब आता है सकल राष्ट्रीय आय। अब ये तो रहा घर के अंदर, देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर का। अब राष्ट्रीय आय क्या है? एक राष्ट्र की पूरी आय। अब आप कहोगे सीमा के अंदर जो हो रहा है, राष्ट्रीय आय वो है अगर अपने देश का कोई भी नागरिक विदेशों में जाकर के आय अर्जित करता है। सपोज करो कोई व्यक्ति अपने यहाँ से, इंडिया से ईरान गया और महीने 1.5 महीने में वो लौट आया, तो वो उसकी इनकम जो है राष्ट्रीय आय में नहीं गिनी जाएगी, समझ गए? वो घरेलू उत्पाद में आ जाएगी, ठीक है। वो तो घरेलू उत्पादन हो गया। लेकिन 182 दिन साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में से 182 183 दिन से ऊपर अगर कोई व्यक्ति किसी विदेश में रह करके कोई भी इनकम करता है, कोई भी आय होती है उसकी, वो उसमें जुड़ेगी हमारी किसमें? सकल राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगी।
समझ गए? यानी सकल घरेलू उत्पाद में विदेश में ऐसे व्यक्ति कोई पैसा कमा रहा है तो वो हमारी सकल घरेलू उत्पाद में जुड़ करके वो क्या हो जाएगी, हमारी सकल राष्ट्रीय आय बन जाएगी। ठीक है। अब आया शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या है शुद्ध राष्ट्रीय आय? वो है जो हमारी राष्ट्रीय आय होगी सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से अर्जित आय। ठीक है, वो तो होगी राष्ट्रीय आय। लेकिन हमारे देश के अंदर अगर कोई विदेशी व्यक्ति आकर के धन अर्जित करता है, इनकम करता है, वो अब वो चला जाता है तो वो सारी इनकम कहाँ जुड़ेगी, उसके देश में जुड़ेगी। 182 दिन से कम अगर उसका समय होता है, यानी 50%, आप देख लो 50%, अगर 50% दिन में, चाहे तो हमारे देश का आदमी वहां रह रहा है, अर्जित कर रहा है 50% दिनों से ऊपर विदेश में रहता है तो वो तो वहाँ अर्जित कर रहा है तो सकल राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगी। ठीक है, यानी सकल घरेलू उत्पाद में वो आय जुड़ करके सकल राष्ट्रीय आय बन जाएगी। ठीक। और शुद्ध राष्ट्रीय आय, अगर कोई विदेशी हमारे देश में रह करके आय अर्जित करता है, वो भी 182 दिन से ऊपर या 182 दिन रहता है, तो वो जो आय करता है वो इस अपनी सकल राष्ट्रीय आय से माइनस हो जाएगी वो आय, और वो कहाँ पहुंच जाएगी, शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाएगी। ये हमारा जीके का बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय आय क्या होती है और सकल घरेलू आय क्या होती है, शुद्ध घरेलू आय क्या होती है, शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है। ठीक है। अब बच्चों एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि ये आपने सुना होगा जीडीपी रेट गिर गई, विकास दर घट गई, विकास दर बढ़ गई, है ना। तो विकास दर है क्या, वो भी जीडीपी बोली जाती है। घरेलू उत्पाद भी, इसको मैं मिटा रही हूं और आप ध्यान से समझना, सकल घरेलू उत्पाद, इसको क्या बोलते हैं, जीडीपी। ठीक है। अब ये तो नॉमिनेट हो गई हमारी, लिख गई कि भाई घरेलू उत्पाद इतना हुआ। ठीक है, वो लिख गई, नॉमिनेट हो गई, इतनी हो गई। ठीक है। अब जीडीपी रेट क्या होती है? जीडीपी रेट जो है हमेशा हर साल इस घरेलू उत्पाद से, सकल घरेलू उत्पाद से बढ़ती है। जैसे जब देश आजाद हुआ था तब जीडीपी रेट बहुत कम थी। ठीक है। अब 1990 में निजीकरण किया, कंपनियों का उदारीकरण की नीति अपनाई, बहुत सारे वर्क किए, बहुत सारे नियम लागू किए, उसके बाद से ये जीडीपी रेट बढ़नी शुरू हो गई। अब हम आते हैं 2016 की जीडीपी रेट पर। 2016 की जो जीडीपी रेट थी वो हमारी 8.2% थी। कितनी थी जीडीपी रेट? 8.2%। इसका मतलब ये हुआ पूरे साल में जो ग्रोथ हुई वो 8.2%। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है जीडीपी रेट का? जीडीपी रेट का हमारी इनकम पर, प्रति व्यक्ति आय के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, जीडीपी रेट का। अब 2019 में, अभी 2018-19 की जीडीपी रेट अभी आई नहीं है क्योंकि कोरोना चल रहा है। 31 मार्च तक का था उसमें, और जो लॉस होगा वो माइनस होकर के कैसे भी परसेंटेज वो जीडीपी रेट निकलेगी। अनुमान ये लगाया जा रहा वो 7.5 होगी। 17-18 में जो हुई थी वो थी 7.2%। 17-18 में कितनी थी? 17-18 में 7.2 थी। और 18-19 में, 2018-19 में कितनी मानी जाएगी? 7.5%। 7.5% हमारी जीडीपी रेट होगी। यानी
जीडीपी में और जीडीपी रेट में यही डिफरेंस है। जीडीपी रेट से हमें ये पता लगता है कि कौन सा देश आगे बढ़ रहा है, कौन सा देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहा है, ये हमारा जीडीपी रेट से पता लगता है। और जीडीपी से एक वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जीडीपी रेट जो होती है तिमाही होती है, 3 महीने के हिसाब से गणना की जाती है, तिमाही होती है। यानी जीडीपी रेट की गणना होती है 4 बार साल में, हर 3 महीने बाद जीडीपी रेट की गणना होगी, ठीक है। उसी पे आधार अनुमानित माना जा रहा है 2019 में हमारी जीडीपी रेट जो होगी वो इतनी होगी पिछले साल के हिसाब से। अब इसका प्रभाव हमारा क्या पड़ता है, इसका प्रभाव हमारी तनख्वाह पे पड़ता है, प्रति व्यक्ति आय के ऊपर पड़ता है, ठीक है। इसमें आप अंतर समझ गए, जीडीपी रेट क्या होती है और सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये होते हैं, ये 4 चीजें जो इसमें थोड़ा करेक्शन करना, जो दूसरी वीडियो थी मेरी उसमें मैंने ये बोला है। तो इसमें जीडीपी प्लस शुद्ध यानी कि सकल घरेलू उत्पाद प्लस शुद्ध घरेलू उत्पाद ना होकर के उत्पादन लागत प्लस मूल्य वृद्धि बराबर वस्तु का अंतिम मूल्य होता है, ठीक है। उसी के आधार पे सकल घरेलू उत्पाद जो है माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, एक और हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है, मानव विकास सूचकांक। क्या है वो हमारा मानव विकास सूचकांक। अब मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया होगा और नहीं तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में के द्वारा मानव विकास सूचकांक में भारत का 130वां स्थान था, ठीक है। अब उसका आधार क्या होता है? आधार क्या होता है कि मुख्य रूप से होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, और जीवन प्रत्याशा, ठीक, या जीवन प्रत्याशा मान लो, मेडिकल लाइन को स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा में जोड़ा जाएगा, ठीक है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर, ये 3 चीजें हमारे मानव सूचकांक में आती हैं। शिक्षा से मतलब किसी देश में कितने शिक्षित लोग हैं, कितने अशिक्षित हैं। अब 189 देश हैं और उनका मानव सूचकांक में 189 देशों में हमारे देश का स्थान 130वां भारत का। उसका रीजन क्या है? अशिक्षा, शिक्षित नहीं है लोग। अब ये सूचकांक देखते ही अब ये शिक्षा के ऊपर प्रयास किया जा रहा है। कैसे? कि 0 से 3 साल तक के बच्चों को, ठीक है, किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए उनका। 3 साल से 6 साल तक के या 5 साल तक के बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाए। फिर 5 या 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ये सारा फ्री शिक्षा, फ्री बुक्स, सब कुछ बच्चों को दिया जाए, ठीक है। ये शिक्षा में बदलाव लाया जा रहा। अब ये शिक्षा जो है, शिक्षा का जो आधार माना जो जा रहा है वो मुख्य रूप से क्या है? 6 से 14 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष, फिर 14 वर्ष से 25 वर्ष, फिर 25 वर्ष से ऊपर 3 आधार मान लिए। यानी प्राइमरी सेक्शन, प्राथमिक स्तर 6 से 14। उसके बाद में 6 साल का बच्चा जब जाएगा 12वीं करेगा तो 6 और 12 18। अगर 1 आध साल 8वीं तक तो वैसे फेल करना है ही नहीं, अगर 1-2 साल वो 10वीं 11वीं 12वीं में कहीं फेल हो जाता है तो 2 साल और जोड़ लो, कितने हो गए? 20 साल। और 20 साल में आप वो बीए करेगा 3 साल की,
ग्रेजुएशन करेगा तो 23 साल, एक आध साल और फेल हुआ तो अंतिम रूप से 25 साल सरकार ने शिक्षा की उम्र रखी है। किसकी? ग्रेजुएशन। ठीक है, 14 साल तक 8th क्लास कंपल्सरी है, 8वीं तक। ठीक है, अब आता है 25 वर्ष से ऊपर और हायर स्टडी कितने लोग कर रहे हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी वगैरह, क्योंकि पढ़ाई तो आगे जीवन भर चलती रहती है। उसका रेशो निकाला गया विश्व स्तर से कि इंडिया में कितने लोग यहां तक पढ़ रहे हैं, इस उम्र तक कितने लोग पढ़ गए और इस उम्र तक और कितने पढ़ रहे हैं। सारा शिक्षा का आधार ये 3 चीज मान ली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि 25 वर्ष से ऊपर वो साक्षर में भी आते हैं, साक्षरता में। तो हमारे देश का जो साक्षरता का आंकड़ा है 2011 के हिसाब से 74.04। आप ये मान के चलो निरक्षर है हमारे 25% लोग हमारे देश के, तो शिक्षा के हिसाब से हमारा देश पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अब आती है जीवन प्रत्याशा। अब ये जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य है। जब बच्चे का जीवन प्रत्याशा एक जीके का क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज जीवन प्रत्याशा? जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि जन्म से लेकर जब बच्चे का जन्म हुआ तब से लेकर जब तक उसकी मृत्यु होगी उसकी कितनी उम्र होगी ये अनुमानित किया जाता है। वो किसके आधार पे? मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह के आधार पे, आज की जनरेशन के आधार पे। जैसे अब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले क्या स्थिति थी? टोटल कोई महामारी में मर रहा था, कोई कैसे मर रहा था, कोई जन्मते जा रहा था, है ना, मृत्यु हो रही थी, मृत्यु तो बहुत अधिक थी। ठीक है, उनका जब रेशियो निकाला गया टोटल तो 32-33 साल के आसपास थी जीवन प्रत्याशा। उसके बाद में बढ़ी जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज मिली, है ना, तो मेडिकल फैसिलिटीज मिलने की वजह से जीवन प्रत्याशा 2011 में 68 साल की मानी गई। कितने साल की? 68 साल। यानी कि 2011 में जो बच्चा जन्म लेगा उसकी मृत्यु 11 जोड़ दो उसमें 69 79 यानी 80 साल 2080 तक जिंदा रहने की उसकी संभावना है। अब ये घटते घटते 2018 या 19 के आसपास ये उम्र घटा दी गई है। ये WHO की तरफ से ही होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, सॉरी WHO नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से इसकी गणना हो रही है। तो अब जो है वो 63.3 वर्ष रखी गई है। भारत की मृत्यु जो होगी, जो भी बच्चा 2020 में जन्म लेगा तो वो 2083 में उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब औसत का मतलब कोई 90 साल में खत्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है किसी की 10 साल में ही हो रही है, किसी की 11 में ही हो रही है, किसी की 35 में हो रही है, किसी की 55 में। इनका टोटल रेशियो निकाल करके औसतन जो निकाला जाता है वो क्या होता है? जीवन प्रत्याशा। ठीक है, मानव सूचकांक को 3 हिस्सों में लिया है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर। शिक्षा का मैंने बता दिया, शिक्षा का क्या आधार लिया है, जीवन प्रत्याशा का बता दिया क्या आधार लिया है। ठीक है, अब आया जीवन स्तर। अब जीवन स्तर सबसे बड़ा ये पॉइंट आता है कि जीवन स्तर है क्या। ठीक है, जीवन स्तर में प्रति व्यक्ति आय से है, प्रति व्यक्ति के खर्चे से, प्रति व्यक्ति कितना खर्चा करता है। अब खर्चे से मतलब देखो, जीवन प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो क्या? राष्ट्रीय आय, आय बटा जनसंख्या। अब इसमें औसत होता है पूरे राष्ट्र की जितनी आय, चाहे तो कोई साल में 40,000 ही कमा रहा है, चाहे कोई साल में 40 लाख कमा रहा है, चाहे कोई साल में 40 करोड़ कमा रहा है, चाहे कोई साल में 40 अरब कमा रहा है। ठीक है, उन सबको जोड़ करके जितनी जनसंख्या उसका भाग लगता है। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति आय का
निकाला गया है वो रेशो कि वो व्यक्ति कितना पैसा खर्च करता है। गरीब है वो दाल रोटी खा रहा है, कुछ लोगों को तो दाल रोटी भी नसीब नहीं हो रही, ठीक है, वो गरीबी हो गई। फिर उसके बाद में कुछ लोग हैं कि सुना होगा आपने कि कोई कोई तो 3-4 लाख के कप में चाय पी रहा है ना, तो वो अपने ऊपर कितना खर्च कर रहा है, ठीक है, उसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय मानी जाएगी, ठीक है। अभी प्रति व्यक्ति आय बता दिया मैंने, एक्सचेंज रेट के हिसाब से है, एक्सचेंज रेट के हिसाब से है प्रति व्यक्ति आय, उसके हिसाब से जीवन स्तर देखा जाता है। कोई विदेशों में कुछ जगहों पर कि लोग अपने ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, अच्छा पोषण युक्त भोजन प्राप्त करते हैं। इंडिया में ऐसा संभव नहीं है। कुछ देश हैं, बहुत यूरोप के ज्यादातर देश ऐसे हैं जहां पर उनको खाने पीने के लिए बहुत अच्छा मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता। इसलिए भारत का जो स्थान 130वां आया है, निम्न शिक्षा का स्तर है, जीवन प्रत्याशा बहुत कम है। देखो यूरोप के लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा है, शिक्षा का स्तर भी अच्छा है और जीवन प्रत्याशा भी अच्छी है। यूरोप का ही एक देश है मुकालो, और वहां की जीवन प्रत्याशा है 90 साल। जीवन स्तर भी उनका बहुत अधिक है, यानी कि आय प्रति व्यक्ति आय बहुत है, शिक्षा अधिक है, आय अधिक है, प्रत्याशा अधिक है। तो इस हिसाब से पहला जो देश है वो यूरोप का है, और यूरोप के कई देश हैं शुरू की रैंकिंग में। इस हिसाब से देखा जाए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन का स्तर, इन तीनों को देखते हुए भारत का 130वां रैंक है। जब इन तीनों में सुधार आ जाएगा तो हमारा मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान अच्छा हो जाएगा। ये कब की घटना है? 2015-16 की है, और अब शायद ये अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमानित, डेफिनेट नहीं, अनुमानित, कि अब भारत का जो जीवन प्रत्याशा का स्तर है वो 131-132वें स्थान पर आने वाला है। ओके, थैंक यू।